जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर को, केशव दास को, मैथिली शरण गुप्त को या फिर विद्यापति को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्यापति को। मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो विद्यापति को। विद्यापति की रचना पदावली। कौन सी? पदावली, जिसकी भाषा मैथिली होने के कारण इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का अंतिम, सॉरी यहाँ पे अंतिम कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा था? हमारा ऑप्शन है सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि या फिर गोदान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोदान। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा था? तो गोदान। और गोदान का प्रकाशन 1935 में हुआ था, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है द्रोण, बेसिन, घाटी या फिर उपत्यका। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपत्यका। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उपत्यका। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को मोस्ट लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष या फिर अनुप्रास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, दूस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि दूस्तर का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 + तर। क्या हो जाएगा? 2 + तर। बात करें यहाँ पे संधि की, तो यहाँ पे आपको याद रखना है विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, फूंक मारते हुए पैर रखना या फिर सोच विचार कर काम करना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोच विचार कर काम करना। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो सोच विचार कर काम करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो मंथर। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो आपको याद रखना है कुरुक्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विगु समास। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अव्यय, छंद, समास या फिर संधि। राइट आंसर है ऑप्शन सी, समास। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीयों, भारती, भारतीयों या फिर इनमें से कोई नहीं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीयों। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो भारतीयों। अगला क्वेश्चन है, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत्य, ओष्ठ, मूर्धन्य या फिर कंठ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओष्ठ। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो ओष्ठ से। बात करें ओष्ठ ध्वनि की, तो ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस पा फा बा भा मा, ये सभी आपके ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? वागेश्वरी, शारदा, सुधी या फिर वीणापाणी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुधी। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? तो वह है सुधी। सुधी का अर्थ विद्वान होता है, आपको याद रखना है। क्या होता है? विद्वान। अगला क्वेश्चन है,
पानी शब्द का पर्यायवाची है? पीयूष, मोदक, उदक या फिर रसद? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदक। पानी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो उदक। बात करें पानी शब्द के पर्यायवाची की तो उदक, अम्बु, तोय, सलील, वारी और नीर, ये सभी पानी के पर्यायवाची हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसे आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दही खट्टा है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन बी, दही खट्टा है, क्योंकि दही पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है या फिर इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो वह है इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है जिमूतवाहन, वासव, शक्र या फिर पुलोमजा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुलोमजा। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है पुलोमजा। पुलोमजा इंद्र की पत्नी का पर्यायवाची है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सनातन। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सनातन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसे जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द होगा। ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिगीषु या फिर जिजीविषु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन है जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? हमारा ऑप्शन है अगम, क्लिष्ट, दुर्बोध या फिर दुर्गम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो दुर्बोध। अगला क्वेश्चन है न्यून शब्द का विलोम है अधिक, नवीन, नवनीत या फिर नगर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अधिक। न्यून शब्द का विलोम क्या होगा? तो अधिक। अगला क्वेश्चन है जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में ममता के भाव आए तो वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? हमारा ऑप्शन है श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वात्सल्य रस। जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में ममता के भाव प्रकट हों तो वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? तो वात्सल्य रस की। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? हमारा ऑप्शन है राजीव, कुवलय, जलद या फिर अंबुज। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जलद। इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है जलद। जलद बादल का पर्यायवाची है, आपको याद रखना है। किसका पर्यायवाची है? बादल का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है सरासन, अस्सी, कोदंड या फिर पिनाक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अस्सी। इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है अस्सी। अस्सी तलवार का पर्यायवाची है, आपको याद रखना है। किसका है? तो तलवार का पर्यायवाची शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राम श्याम की किताब पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर सकर्मक क्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सकर्मक क्रिया। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो वह है सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है गुण के विपरीत नाम, इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आँख का अंधा, नाम नयन सुख। गुण के विपरीत नाम होना, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति सही है? तो आँख का अंधा, नाम नयन सुख। अगला क्वेश्चन है अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है वैशाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना या फिर एकमात्र सहारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? तो एकमात्र सहारा। अगला क्वेश्चन है मना प्लस अनुकूल का संधि है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि मना प्लस अनुकूल का संधि क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनोनुकूल। क्या हो जाएगा? मनोनुकूल। बात करें यहाँ पे संधि की तो यहाँ पे विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि।
अगला क्वेश्चन है, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। हमारा ऑप्शन है अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख किंतु धनी, अंधे के पास धन होना, या फिर आंखों का रोग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूर्ख किंतु धनी। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन बी, मूर्ख किंतु धनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? हमारा ऑप्शन है मोहन ने पत्र लिखा, हम आंखों से देखते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी, या फिर गीता का भाई आया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। इनमें से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो वह है बिल्ली छत से कूद पड़ी। अगला क्वेश्चन है, सरासर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, या फिर तत्पुरुष समास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अव्ययीभाव समास। सरासर में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन है, व्याप्त में संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, या फिर अयाद संधि। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यण संधि। व्याप्त में कौन सी संधि है? तो यण संधि। बात करें व्याप्त के संधि विच्छेद की, तो इसका संधि विच्छेद वी प्लस आप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी प्लस आप्त। अगला क्वेश्चन है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि तेजोमय का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेजा प्लस मय। तेजोमय का सही संधि विच्छेद किसमें हुआ है? तो ऑप्शन सी में, तेजा प्लस मय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, या। इनमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? तो वह है या। अंतःस्थ व्यंजन कुल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। या, र, ला और वा। इन सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है ज, रा, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज। इनमें से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो ज। स्पर्श संघर्षी की बात करें तो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कुल 4 होती है। बात करें चारों व्यंजनों की तो आपको याद रखना है च, छ, ज और झा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, या फिर गुरुमुखी लिपि में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवनागरी लिपि में। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कीर्ति है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा की। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। और निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 में प्राप्त हुआ था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? हमारा ऑप्शन है हिंदी में, संस्कृत में, प्राकृत में, या फिर मैथिली में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली में। जिस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह किस भाषा में रचित है? तो मैथिली भाषा में। बात करें उस रचना की तो उस रचना का नाम पत्रहीन नग्न गाछ है। कौन सी रचना है? पत्रहीन नग्न गाछ, जिसके लिए नागार्जुन को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, परोपकार की इच्छा, या फिर प्रबल की इच्छा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीने की इच्छा। जिजीविषा का क्या अर्थ है? तो जीने की इच्छा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है पैसाची अभ्रंश से, अर्धमागधी अभ्रंश से, शौसेनी अभ्रंश से, या फिर मागधी अभ्रंश से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्धमागधी अभ्रंश से। पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है? तो अर्धमागधी अभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अन्य शब्द समूह के अन्य शब्दों से भिन्न है? हमारा ऑप्शन है पुष्प, प्रसून, राजीव, या फिर सुमन।
राइट आंसर है ऑप्शन सी राजीव, क्योंकि राजीव कमल का पर्यायवाची है, अन्य सभी आपके फूल के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाश्विक, पशुत, पशुपति या फिर पशुता? राइट आंसर है ऑप्शन ए पाश्विक। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पाश्विक। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? समीर, समर, अनिल या फिर मारुत? राइट आंसर है ऑप्शन बी समर। इनमें से कौन सा वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? तो समर। बात करें समर की तो समर का अर्थ युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण? राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ण। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला क्वेश्चन है संस्कृति का विशेषण है? सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, संस्कृत या फिर संस्कृति? राइट आंसर है ऑप्शन ए सांस्कृतिक। संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा? तो सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन है तुलसीकृत में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास? राइट आंसर है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन ए सम उपसर्ग। संन्यास में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सफलता प्राप्त करना, प्रभाव स्थापित करना, कड़ी टक्कर देना या फिर जीत जाना? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रभाव स्थापित करना। सिक्का जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो प्रभाव स्थापित करना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।